नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 3 भारत का भूगोल का टेस्ट देखेंगे। इसके पहले अपन ने 2 यूनिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 30 टेस्ट है, 30 टेस्ट का साइकिल है, तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे अपना डेली क्विज भी चल रहा है, वो भी यूनिट वाइज ही चल रहा है। तो दोनों को अगर साथ में पैरेलल चला लेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूज़ लगाएंगे। जो भी जानकारी आपको लगती है कि भाई इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो भी बुक में आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एमपी जी के पढ़ रहे हैं, एमपी जी की जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें इंस्टेंट जैसे कि मान लीजिए जलवायु का अगर पढ़ रहे हैं, तो जलवायु को अगर कोई फैक्ट मिल जाता है तो उसको जलवायु में जाकर के लिख लीजिए। तो ये सब काम इमीडिएटली उसी टाइम पे करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका आपको ये बता देते हैं, जो लोग नए हैं यहाँ पर, कि क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आपको ऑप्शन देखने हैं और कुछ समय दिया जाएगा 4-5 सेकंड का, और उस उतने समय में आप लोग अपना आंसर जो भी है वो अपने मन में लगा सकते हैं। फिर जो आंसर बताया जा रहा है उससे मैच कर सकते हैं। फाइनली आपका जितना भी स्कोर हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे एक कॉम्पिटिशन बिल्ड हो। इससे ये पता चलेगा कि भाई किसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे ही आप नंबर अपने से ज़्यादा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये बंदा या बंदी ज़्यादा पढ़ रहा है, तो मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करनी है, और इसके ज़्यादा अगर नहीं कर पाओ तो कम से कम इसके सिमिलर आए। तो हम अपने से उच्च स्तर का जो भी हाई स्कोरिंग वाला है बच्चे हैं, तो उनको अगर टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली हम जो कट ऑफ है उस रेंज से ऊपर रहेंगे। तो हमें से टॉपर को फोकस करके, टॉपर के मतलब अंकों को फोकस करके काम करना है अपने को। सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी सीखने की मेमोरी पावर अलग होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग काम कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन भी इसका बता देंगे। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय का निर्माण समांतर वलित श्रेणियों से हुआ है, इनमें से सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है, पूछी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन रेंज है जो कि सबसे पुरानी है, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक, ये देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ भी पाए और सुन भी पाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिलवटों के निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समानता संरचनात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक, 4 हो जाएगा। सबसे लास्ट का शिवालिक हो जाएगा, सबसे पहला का ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि उपरोक्त विकल्पों के अनुसार महान हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी, जो कि ओलिगोसिन काल, ओलिगोसिन काल मतलब 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी, ओलिगो जियो सिंक्लाइन से। ठीक है, अब ये जो कोवर का पर्वत उत्पत्ति का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो सिंक्लाइन क्या होता है, भूसन्नति क्या होता है, वो उसके बारे में आपको जानकारी होगी। इसके बाद मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो कि मध्य मायोसिन 14 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। इसके बाद शिवालिक की बात करें तो प्लायोसिन युग में हुई, जो कि 5 से 1.7 करोड़ वर्ष पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई, जो कि नवीन श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर अभी अपन ने देख लिया डिस्क्रिप्शन में, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी स्थित पाई जाती है, कहाँ पर है पीर पंजाल श्रेणी, इसका राइट आंसर आपको अभी देखिए, हमने जो मैपिंग करवाई है इंडियन ज्योग्राफी की लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वो जिसने भी टेलीग्राम चैनल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है, उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो एक भी गलत नहीं होना है। गलत कब होगा, जब आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया हो, या फिर उसको जो जितने भी पोस्ट डाली उसको इग्नोर कर दी हो, पढ़ी नहीं हो, तो गलती तो होगी। इग्नोर करोगे तो दिक्कत होगी। हाँ, आप टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं कि भाई टेलीग्राम अगर चैनल आपको यूज़र ने बता देता हूँ मैं, तो आपको इंस्टेंट मिलेगा। एट लगाएंगे अपन, फिर इस कैपिटल लेटर में KTS है, कीज टू सक्सेस एकेडमी, और फिर अंडर स्क्रॉल लगाना है अपने को। ठीक है, अंडर स्क्रॉल लगाने के साथ आपको यहाँ पे लिखना है BST, जो कि आपके सर का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई अटल सुरंग निम्नलिखित में से हिमालय श्रृंखलाओं में से किस एक के पार है। किसके पार है, तो ये हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल के। इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देखिए, अटल सुरंग के बारे में बात हो रही है कि भाई अटल सुरंग पूर्वी पंजाल रेंज के पार है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी है और सीमा सड़क BRO के द्वारा इसको बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर और यात्रा के समय को लगभग 4 से 5 घंटा कम कर देती है। रणनीतिक रूप से यह सशस्त्र बलों को लद्दाख तक पहुंचने में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका अच्छा उदाहरण है। 5th, इसके पहले मिजोरम मोलासिन बेसिन, MPPSC ने पूछा था मोलासिन बेसिन। ठीक है, 2000 अभी प्रीवियस 2023 में ही पूछा है। मोलासिन बेसिन किस
यूनियन टेरिटरी में है ये पूछा था, या किससे संबंधित है ये पूछा था। या इम्फाल बेसिन है, किसका अच्छा उदाहरण है आपको बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेकस्ट्रीन मैदान का, लेकस्ट्रीन मैदान। तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं यहाँ पर कि भाई अतीत में एक झील के अस्तित्व के कारण तलछट के जमाव से बने मैदान को लेकस्ट्रीन मैदान कहा जाता है। लेकस्ट्रीन जब आप स्पेलिंग देखेंगे तो जो झील होती है उसको, जो झील से निर्माण होता है उसको लेकस्ट्रीन बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेकस्ट्रीन मैदान कहा जाता है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके सर्वोत्तम उदाहरण। तो झील से बने हुए मैदान को क्या बोला जाएगा, झील मैदान। वो इंग्लिश में लेकस्ट्रीन बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जानबूझ के लेकस्ट्रीन डाला हुआ है। अगर झील मैदान बोल देंगे तो आप लोग सीधा पकड़ लेंगे, इसलिए उसको लेकस्ट्रीन लिखा हुआ है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, पूछा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन सबका देख लेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अरावली रेंज पश्चिमी भारत में पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो गुजरात, कौन कौन से राज्यों में है, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर पूर्वी दिशा में लगभग 800 किलोमीटर तक चलती है। दिल्ली में भी जाएगी, ठीक है, दिल्ली में भी जाएगी। जो दिल्ली में समाप्त होती है, अत्यधिक अपर्दित पहाड़ियाँ और टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है, पुरानी वलित पर्वतमाला। इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में, और समय पूछा है तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। माउंट आबू इसका यहीं पर स्थित है, आपको ये भी पता हुआ है, जैन धर्म से संबंधित स्थान है वो। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पूछा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अनैमुदी। और सेकंड अगर पूछी जाए तो वो हो जाएगी डोडा बेट्टा, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि अनैमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट अगर पूछी जाए तो 2695 मीटर हो जाएगा। और अगर इसका पर्टिकुलर राज्य पूछा है तो केरल में हो जाएगा, केरल के भी इडुक्की जिले में हो जाएगा, ठीक है, इडुक्की जिले। अन्नामलाई पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अनैमुदी हो जाएगी, जो कि सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जुड़ते हैं, कौन सी पहाड़ी जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, नीलगिरी पर्वत है। और इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लीजिए भाई कि नीलगिरी पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई कितनी 2637, ठीक है। डोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी 2637, और अनैमुदी की अपन ने भी देखा 2695, ठीक है, और 2637, कन्फ्यूजन नहीं करना है। डी से सेकंड पे आएगा डी, उसके पहले आ रहा ए, तो ए पहले आएगा फिर डी बाद में आएगा, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ जो ब्लू माउंटेन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर मिजोरम अगर ऑप्शन में दे देगा तो मिजोरम में भी ब्लू माउंटेन पीक है ना, तो मिजोरम और केरल दोनों एक साथ नहीं देगा, और दे दे तो फिर पीएससी को दोनों आंसर सही देने पड़ेंगे। इलायची पहाड़ियाँ किस राज्य की सीमा पर स्थित है, पूछा गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना केरल और तमिलनाडु में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। इलायची की पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण भारत में दक्षिण के पूर्व केरल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है। इसका नाम पहाड़ियों पर प्रचुर मात्रा में उगाई जाने वाली इलायची के नाम पर होता है। वे उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ, दक्षिण में अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से जुड़ते हैं। तो 3 प्रकार की पहाड़ियों से इसका मिलन है, अगस्त्यमलाई, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व से पश्चिम की दिशा में हिमालय की चोटियों का सही क्रम है। हिमालय की चोटियों का सही क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो ये यूपीपीएससीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी भी पूछ सकता है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम बोला है, तो पूर्व में आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखना है अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। इसका सही क्रम ये हो जाएगा, ठीक। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिए। और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये है कि वही है, कुछ नया नहीं बताया। बाकी आपको राज्य देखने तो राज्य अभी बताया मैंने कि नामचा पर्वत आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल में, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नेलौंग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलौंग घाटी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लिया होगा आपने कि नेलौंग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है।
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है ये घाटी। यह भारत और चीन सीमा के पास स्थित है, जिसे 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। अंततः 2015 में इसे पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। ठीक है, नेलांग घाटी को। नेक्स्ट है कि भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को पता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ लोग सिली मिस्टेक्स भी कर जाते हैं, तो वो लोग पिछड़ जाते हैं। यही ऐसे क्वेश्चन है जिनको हमेशा सही करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली आंदोलन भी यहीं से संबंधित है, केरल से। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो केरल का पलक्कड़ जिला है वो। ठीक है, केरल का कौन सा? पलक्कड़ जिला। अब यहाँ जिला भी पता होना चाहिए। यही तो बात है। देखिए कंपटीशन कहाँ पर है। कंपटीशन यहाँ पर है कि देखो सबको पता है, कुछ लोग को पता है साइलेंट वैली केरल में, जो आपसे थोड़ा बेहतर तैयारी कर रहा है उसको पता है कि साइलेंट वैली में एक आंदोलन हुआ। उससे और बेहतर जो तैयारी कर रहा है उसको ये पता है कि उसका ईयर और उसका नेतृत्व किसने किया। उससे और एक ऊपर चला जाए तो वो उसको ये भी पता होगा कि भाई पर्टिकुलर केरल के कौन से ज़िले में है ये, और कौन सी घाटी है, कौन सा पहाड़ी है, ये सब। तो आपको अपना ही जो आपने अपना जो सरकमफेरेंस बना के रखा, अपना परिधि जो बना के रखी है कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊँ, उसको तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। अपना जो सेटिस्फैक्शन वाला जो सेंटर बना के रखा है उसको तोड़िए और आगे निकलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि पालघाट किसके बीच स्थित है। 30 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा पालघाट। ये हो जाएगा पालघाट दर्रा के बारे में बात हो रही है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य स्थित है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे बोल रहा है कि थारघाट, भोरघाट, पालघाट ये भी पश्चिमी घाट के ही दर्रे हैं। ठीक है, और जो अपना पालघाट दर्रा है वो अपना यहाँ पर केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है। लेह की ओर, लेह लद्दाख के बारे में बात हो रही है, तो ये जाएगा अपना जोजिला दर्रा जो कि लेह की ओर जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जल्दी देखेंगे ताकि आपका समय भी बचे। तो जो जोजिला दर्रा है लद्दाख में उरी और लेह के बीच में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में? उरी और लेह के बीच में है, लद्दाख में। ठीक है, जोजिला। नेक्स्ट देखते हैं, इसका 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, 15th राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगा लिया होगा अभी तक, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर, तो आप लोगों को क्या करना है, अब ये क्वेश्चन देख लिया तो कुछ लोगों को ग्लेशियर पता भी नहीं होगा कि भाई ग्लेशियर इसमें से कोई एक, या फिर नाम तो सुने होंगे। अब ये तो पता ही होगा गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, लेकिन आपको जाकर लिस्ट बनानी है ग्लेशियर्स की। ठीक है, जितने भी हैं इंडिया में। राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगोत्री। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मेघालय पठार किसका भाग है भाई? राइट आंसर बताइए इसका। मेघालय पठार किसका भाग है? ये राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, एक्सटेंशन है उसका। एक्सटेंशन से मतलब ये होगा कि प्रायद्वीपीय पठार यहाँ तक है, तो ये जो आगे बढ़ा हुआ भाग है वो मेघालय पठार ही है। ठीक है, उसी का हिस्सा। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य भाग में स्थित है। अर्थात दंडकारण्य की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो है, दक्षिण छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में आ जाएगा। दंडकारण्य बस्तर हो गया, दंडकारण्य हो गया, नक्सलवाड़ी, ये जो नक्सल समस्या है सबसे ज़्यादा यहीं पर है। अभी तो 46 जिले में आ गया, पहले 106 जिलों में था नक्सल की समस्या, अब 46 में आ गया। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक फैली हुई है पूछा है। 19 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 समुद्री मील तक इसकी तटीय प्रादेशिक जल सीमा फैली हुई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम, जियोग्राफी तो बहुत अच्छे से अपन ने कंप्लीट करा दिया है टेलीग्राम पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा कोरोमंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका कोकण तट के नाम से जाना जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, कोकण तट गुजरात के आसपास का जो तट है उसके बारे में बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10 डिग्री चैनल अलग करता है भाई। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है ये बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह से अंडमान को। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट है इसके बाद कि श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है भाई। श्रीहरिकोटा कौन सी झील के समीप स्थित है? 23 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा पुलिकट झील। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह किससे बना हुआ ये पूछा गया क्वेश्चन है 24 नंबर का। अब तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, लक्षद्वीप के बारे में एवरीथिंग सब कुछ पता कर लेना। राइट आंसर इसका हो जाएगा मोगा की चट्टान से बना हुआ। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ऑनड्रेड द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, पिटली द्वीप भी यहीं पर स्थित है, कावरती, ये सब मतलब बहुत सारे फेमस क्वेश्चन हैं यहाँ से, तो सब देख लेना एक बार जा करके।
या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में सारी जानकारी ये टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहीं पे जाकर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तट से सबसे दूरस्थ द्वीपों में से एक है, सबसे दूर स्थित है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना मिनिकॉय के बारे में बात हो रही है कि सबसे दूरी पर स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, और ये कन्फ्यूज मत कर जाना है इसको। राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है भाई कौन सा है, बताओ। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बंदरपुर से। अगर इसके बारे में डिटेल देखनी है तो देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ डिटेल दे सकते हैं आपकी। यमुना का उद्गम बंदरपुर पर्वतमाला के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और इसके पहले का अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि भाई जो गंगा है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता ही है बांग्लादेश में। आगे अगर बात की जाए तो पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र, जिसको क्या बोला जाता है बांग्लादेश में, जमुना बोला जाता है, ठीक है, के नाम से जानी जाती है। उसमें मिल जाती है पद्मा जा कर के, ठीक है। और फिर आगे जा कर के क्या होता है कि यह मेघना नदी से मिलती है और आमतौर पर इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र जिसे ये जमुना बोलते हैं, ठीक है, और गंगा को बोलते हैं पद्मा। तो ये तब दोनों आकर के मिल जाती है और आगे बढ़ती है तो इसको मेघना बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ पर ये हो जाएगी, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। नेक्स्ट है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है, पूछा गया। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभाजित होती है और कुछ मिल आगे जाकर फिर से मिल जाती है, जिससे श्रीरंगपट्टनम, श्री शिव समुद्रम, श्री रंगम द्वीप बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसमें तुक्का मार सकते हैं और तुक्का मारने के तरीका देखेंगे अपन। 29 नंबर का क्वेश्चन। तो अब ये तुक्का कैसे मारेंगे, देखो पहली बात तो ये है कि भाई अपने को तुक्का मारने के लिए ज़रूरत है कि ये नदी की लोकेशन पता हो, या तो फिर जो ये शहर दिए गए, इनके द्वीप जो दिए गए हैं उनके अपने को लोकेशन पता हो। तो इसमें से अगर अपन ये लोकेशन देखें, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, तो आपको ये पता है कि शिव समुद्रम वाटरफॉल भी है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी हिस्ट्री से। आपको जो आपके पास ओवरऑल नॉलेज है उस हिसाब को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं। चलो स्टेट तक पहुंच गए अपन, अब स्टेट तक पहुंच गए। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि भाई कौन से स्टेट में, मतलब कर्नाटक में कौन सी नदी बहती है। 29 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अपने को देखना पड़ेगा भाई कर्नाटक में तुंगभद्रा गोदावरी तो नहीं जाएगी, ठीक है, कृष्णा भी जाएगी, तुंगभद्रा भी जाएगी और कावेरी भी जाएगी। अब गोदावरी तो डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पर अब बात कही जा रही है कि कावेरी। तो आपको ये पता है कि शिव समुद्रम वाटरफॉल आपको पता है कि किस नदी पर है, तो उससे आप इसको पता कर लेंगे कि भाई इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डिटेल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी समझ आएगा कि भाई जो कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अपन ने तो फाइंड आउट कर लिया था कि कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, और फिर आपको ये भी पता है कि भाई शिव समुद्र जो वाटरफॉल है वो कावेरी नदी पर है। तो यहाँ से आप सीधा इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आपको तुक्का नहीं बोलेंगे इसको, आपको मतलब ये तरीका है। तुक्का तो वो होता है कि भाई कुछ भी नहीं पता हो, मतलब क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, फिर आप ABCD में से जो आपको अच्छा लगता है वो लगा दो। तो यहाँ पर आपने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया, आपका जो जनरल नॉलेज है वो अभी तक जितना पढ़ा है उसका यूज़ किया, तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। 30 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, दूसरा पूछा है ना कि फर्स्ट पूछा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। पहले में गंगा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र से होकर बहती है, चंद्रा और भागा से मिलकर कौन सी नदी बनती है, ये पता चलेगा तब आपको इसका राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई लाहौल, ठीक है। लाहौल स्पीति आपने नाम सुना होगा, ठीक है, लाहौल स्पीति सुना है ना नाम, हाँ। तो चंद्रभागा नदियों से मिलकर के बनी होती है चेनाब, ठीक है, चेनाब नदी। तो ये चेनाब नदी लाहौल स्पीति से निकलती है, ये आपको पता चल जाएगा। और इसका डिटेल अगर आपको देखना है 32 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ देख लीजिए। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ लाहौल घाटी में बहती है। चंद्रा नदी चंद्रताल के पास एक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, जबकि भागा नदी बल्लाचा के पास से निकलती है। तांडी के पास चंद्रभागा का संगम हो जाता है और इसे चंद्रभागा या चेनाब नदी भी बोला जाता है। तो तांडी के पास इसका मिलन होता है। चंद्रा नदी चंद्रताल से निकलेगी जो कि एक ग्लेशियर है, और जो भागा नदी है वो बल्लाचा से निकलेगी, बल्लाचा ला दर्रा से निकलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा होगा वीडियो और जो तरीका है बताने का, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। अपन लाइक का टारगेट रख रहे हैं कि भाई 500 लाइक आएंगे इस वीडियो पे, और व्यूज़ का टारगेट रख रहे हैं कि 5000 व्यूज़ आएंगे, ठीक है। ये आपको ही सर्कुलेट करना है। शेयर कीजिए, दम से आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, ऐसा ना करें। हम जब वीडियो देने में कंजूसी नहीं कर रहे तो आप फिर शेयर करने में कैसे कंजूसी कर रहे हैं।
हगारी नदी किसकी सहायक नदी है पूछा गया, 33 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए हगारी नदी किसकी हो जाएगी, तुंगभद्रा की ये हो जाएगी सहायक नदी है और काफ़ी यूनिक नदी का नाम है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर देख के समझ में आएगा कि हगारी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर तुंगभद्रा में मिल जाती है। इसे वेदवती के नाम से भी जाना जाता है। वेद और अवथी नदियाँ सह्याद्री से निकलती है, पूरा में एक दूसरे से जुड़ती है पूरा में, ठीक है, और वेदवती के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है पूछा। त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है, 34 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा गंडक से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है, 35 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर के जाती है, ये आपको पता ही है। और इसका डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, दोनों स्टेट में बहती है, जिससे पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आती है यहाँ पर। इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, और मतलब नदी दी है उसके आसपास स्थान दिया हुआ है कि भाई ये इसके किनारे ही स्थित है या नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लुधियाना, जो कि बोला जा रहा है रावी नदी का, बाकी सभी सही है। गोरखपुर, राप्ती, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि भाई लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है, बाकी सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये अभी तो थोड़ी देर पहले करवा दिया आपको। तो इसी प्रकार से क्या होगा, जब आप टेस्ट देंगे या फिर आप प्रीलिम्स का पेपर देने जाएंगे तो कई बार एक ही क्वेश्चन के आंसर किसी ना किसी क्वेश्चन में मिल जाता है, आपने देखा होगा जनरली। तो अपने को कभी भी क्या करना है कि जब फर्स्ट टाइम रीडिंग लगाएंगे क्वेश्चन पेपर की, तो सीधा जाकर के OMR सीट मत भर देना। फर्स्ट टाइम की रीडिंग में तो पेंसिल से पूरा पेपर में लगा दो कि आपको जो भी लग रहा है। सेकेंड रीडिंग में आपको वही लगाने हैं जो आपने छोड़ दिए थे। थर्ड रीडिंग में आपको जो तुक्केबाजी है वो थर्ड रीडिंग में होगा। तो थर्ड रीडिंग लगाने से पहले जो फर्स्ट और सेकंड का रीडिंग हो जाएगी, उसमें आपको सेकंड रीडिंग के बाद OMR बननी है। थर्ड रीडिंग में जो तुक्केबाजी बच जाती है उसको छोड़ दो। आसपास में कोई कुछ बता दे, आपका कोई दोस्त, भाई, मित्र जो भी हो आपका, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुक्का तो माननी है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कावेरी हो जाएगा। भारत का कौन सा झरना नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है, 38 नंबर क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना चित्रकूट जलप्रपात, जो कि अपना पता है कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसे नियाग्रा बोला जाता है भारत का। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है बस्तर जिला, जहाँ पे नक्सल समस्या है, ठीक है, और लगभग अब समाप्त होने पर है और जल्दी ही समाप्त भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चिल्का झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। चिल्का झील 39 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका बताएंगे उत्तरी सरकार में स्थित है चिल्का झील, जो कि आपको पता है उड़ीसा का क्षेत्र। बर्फ से ढकी घेपन झील स्थित है, ये तो आपने अभी तक सुनी भी नहीं होगी, तो इसमें मानना है अपने को अब तुक्का। 40 नंबर का क्वेश्चन बताना है इसका राइट आंसर, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अब भाई देखो, बर्फ़ से ढकी तो आपको ये पता होना चाहिए कि बर्फ़ कहाँ कहाँ है। तो बर्फ़ तो सभी जगह ही मिल जाएगी आपको, उत्तराखंड में, हिमाचल में और सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। अब इसको तुक्का मारने का कोई तरीका नहीं बता सकते हैं कि भाई आप कुछ लोग मंत्र पढ़ते हैं यहाँ पर, कुछ लोग अपने दोस्त भाई लोग का नाम लेते हैं, कुछ लोग अपने कुछ भी मतलब अपने जो सगे संबंधी है या दोस्त भाई गर्लफ्रेंड जो भी है जिनके नाम है अच्छा लगता है, मान लो किसी के हिमा नाम अच्छा है तो हिमा पर लगा दिया, किसी को सिक्के पसंद है किसी को, तो इस हिसाब से आप तुक्का तुक्की से भी मार सकते हैं, इसमें कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे हिमाचल प्रदेश। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कोई इलाज नहीं है, आपका जो सिक्स सेंस काम करता है कि यार आपको जैसे फील हुआ, जैसे क्वेश्चन जैसे पढ़ा और आपको ये फील हुआ कि यार इसका राइट आंसर हिमाचल हो सकता है, तो अभी ऐसे क्वेश्चन में पहले ही बार में लगा दो, फिर बाद में ज़्यादा इसके ऊपर शोध करने की कोशिश करोगे, नहीं यार ये नहीं हो सकता वो हो सकता, तो ये इसमें क्वेश्चन गलत होता है। जैसे आपको यह है कि बर्फ से ढकी झील झील कहाँ है यार, हिमाचल लग रहा है मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है, तो बस यही लगाना है आपको और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बाकी छोड़ दो क्योंकि वो आपने लगाया है अपने सिक्स सेंस, ठीक है। कभी कभी अंदर की जो आवाज़ होती है वो आपको सही रास्ता दिखाती है, आप सुनना उसको पसंद करते हैं नहीं करते ये आपके ऊपर है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है पूछा गया। 41 राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु में ये एक कृत्रिम झील है। इसका डिटेलिंग अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा, और जो कि मीठे पानी की झील है एक यहीं पर मिल रहा है, और मीठे पानी झील होने के साथ साथ ये कौन से शहर में है, ये डिंडीगुल जिले में स्थित है। कोडाई कनाल एक शहर है तमिलनाडु का। 42 नंबर का क्वेश्चन कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शब्द की उत्पत्ति पूछा गया। 42 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका सभी को पता है, अरबी भाषा, ठीक है। और अगर इसका डिटेल देखना है तो यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए कि जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। परंपरागत रूप से मानसून की कल्पना हवाओं के मौसमी उलटफेर के रूप में जानी जाती है,
जिसके कारण दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्षा होती है। ठीक है, आप लोग ये बताएंगे कि मानसून हवा की खोज किसने की थी, उसका नाम बताना है कमेंट करके। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मासिमराम, जो कि मिजोरम में नहीं है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय मानसून को मौसमी विस्थापन द्वारा दर्शाया जाता है क्योंकि 44 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा भूमि और समुद्र का भिन्न तापमान है। और इसकी डिटेलिंग देखनी है 43 44 की, तो देख लो कि यहाँ पे जो मौसिमराम है वो मेघालय में हो जाएगा, चेरापूंजी भी यहीं पर है। बादलों की भूमि भी बोला जाता है इसको। ठीक है, पूर्वोत्तर में स्थित है, खासी जयंतिया खासी यहाँ की पहाड़ियाँ है। ठीक है, और आगे बढ़ो कि भाई जो 44 नंबर का क्वेश्चन है उसका डिटेल भी देखना था अपने को। तो ये है कि भारतीय मानसून का संकेत भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर के कारण मौसम विस्थापन से होता है। मानसून की उत्पत्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा है, तो ये अवधारणा देख लो, थर्मल अवधारणा, गतिशील अवधारणा। ठीक है, कि वही है कि भाई अगर जहाँ गर्मी होगी उस हिसाब से, तो एक बार पढ़ लो इसको। थर्मल अवधारणा में ये बोला जा रहा है कि यह प्रतिपादित करती है कि भारतीय मानसून परिसंचरण के वार्षिक चक्र का प्राथमिक आगमन भूमि और समुद्र का अलग अलग ताप प्रभाव होता है। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा तो उस हिसाब से आकर्षण होगा। ठीक है, लोअर प्रेशर हायर प्रेशर है, आपको पता होगा, इसी हिसाब से आपको दक्षिण दोलन सूचकांक भी पढ़ना है, एनसो पढ़ना है, और फिर उसका आपको ये भी पढ़ना है लाल नीनो अल नीनो। ये सब प्रेशर के ऊपर है, लो प्रेशर हाई प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। ठीक है, तो गतिशील अवधारणा के बारे में बात करेंगे। फ्लोएन द्वारा इसको अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है और इसमें कहा गया है कि मानसून ग्रही हवा और दबाव बेल्ट के मौसमी प्रवास का परिणाम है। 40 कोपन ने भारत के महान मैदानों की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है पूछा गया। 45 नंबर का क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका जो है CWG का यूज़ किया गया है अपना महान मैदानों में। CWG जलवायु प्राय उत्तरी गंगा के मैदानी भागों के अधिकांश भागों में पाई जाती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 40 डिग्री तक बढ़ जाता है और सर्दियों में 27 डिग्री तक का इसका तापमान गिर जाता है। गौरतलब है कि कोपेन ने CWG का उपयोग भारत के महान मैदानों की जलवायु के लिए किया है। CWG प्रकार की जलवायु को शुष्क सर्दियों वाली मानसून प्रकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? इजी क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुई होगी और आपने देखा भी होगा। राइट आंसर इसका जगह तमिलनाडु में होती है। लौटता हुआ मानसून भी बोलना पड़ेगा इसको। लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है लेकिन फिर भी इसे प्यासी भूमि माना जाता है। इसकी वजह क्या है? वजह तुम ही हो। ठीक है, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, अर्थात पानी का तेजी से बहना, वर्षा जल का त्वरित वाष्पीकरण, केवल कुछ महीनों के दौरान वर्षा की सघनता, ये सब इसके कारण, क्योंकि पानी ठहरता ही नहीं है, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। हिमालय नदी है चाहे वर्षा वाली नदियाँ हैं, सीधा पानी समुद्र में चला जाता है, इस वजह से प्यासी भूमि है। ठीक है, अगर वो पानी रुकेगा तो भूमि उसको सोखेगी, अंदर ग्रहण करेगी, तो वाटर टेबल बढ़ जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है पूछा। 48 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर का हो जाएगा उत्तरी मैदान में शीतकाल में पूछा गया, तो पश्चिमी विक्षोभ से ना होगी। मावट वावट ये आपने सुना भी होगा, डिटेल में देख लो तो आपको और अच्छा पता चल जाएगा। 48। ठीक है, यहाँ पे लिखो भारत के उत्तरी मैदान में इलाके में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ में जो होता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में अचानक शीतकाल में वर्षा लाता है। और अभी की फसल का समय होता है इस समय, और यहाँ पे आपको पता है मावट वर्षा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, जो कि रबी की फसल के लिए अच्छी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम प्राकृतिक आपदा का सामना करता है पूछा है। सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा कहाँ पर होती है पूछा है। 49 का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका ओडिशा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे साइक्लोन आते हैं। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है? मई माह में आप मतलब थोड़ा सा डिटेल में जिसने पढ़ा उसका समझ आ गया कि मई माह जैसे पढ़ा तो टेम्परेचर एकदम हाई पढ़ लिया आपने, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। 50 का राइट आंसर इसको जगह स्थानीय तापमान में भिन्नता हो जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का तापमान और जो अपने स्थल है वहाँ का तापमान में डिफरेंस हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस उसकी वजह से होता है। भारत की काली कपास मिट्टी का निर्माण किसके अपक्षय के कारण हुआ है? काली कपासी मिट्टी का निर्माण पूछा गया है, मतलब काली मिट्टी में कपास की खेती करते हैं इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसको जगह बीदर ज्वालामुखी चट्टान। जो आपको पता है कि ज्वालामुखी चट्टान जब भूमि पे आ जाती है तो बेसाल्ट इस टाइप की चीज़ें बनती है, उससे फिर समय के साथ अपक्षय अपर्दन होता है तो फिर ये काली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। लोहे की अधिकता होती है वहाँ पर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लोहे की अधिकता के कारण बंजर हो जाती है पूछा गया है। बंजर हो जाएगी, लोहा जरूर से ज़्यादा भी हो जाए मिट्टी में तो बंजर हो जाएगी भाई।
ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लेटराइटिक मिट्टी बोला जाता है, लेटराइट मिट्टी, उसको उसमें लोहे की अधिकता के कारण बंजर हो जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम जल धारण की क्षमता होती है? सबसे अधिक जल धारण क्षमता और न्यूनतम जल धारण क्षमता, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। 53 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर इसको हो जाएगा जलोढ़। रेतीली मिट्टी में न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है, ठीक है। और इसका डिटेल में देखना चाहते हो तो आप डिटेल में देख लीजिए। 53 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम होती है, क्योंकि सीमित जल धारण क्षमता वाली मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी उच्च जल धारण क्षमता वाली यानी चिकनी मिट्टी की तुलना में बहुत जल्दी संतृप्त बिंदु सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाती है बहुत जल्दी। और सबसे अधिक कौन सी हो जाएगी? चिकनी मिट्टी हो जाएगी जल धारण क्षमता, ठीक है। लोबी सॉइल भी बोलते हैं इसको। जहाँ तक मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए, ठीक है, कौन सी फसल उगाई जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा काला चना, उड़द की दाल। नेक्स्ट है इसका कि मिट्टी उड़द की दाल के भी बड़े खाए होंगे आप लोगों ने। किसको किसको पसंद है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कौन बहुत अच्छा टेस्टी बना लेता है। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि मिट्टी की उर्वरता प्राप्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं है पूछा गया। 55 राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई बीज संशोधन, ये सही विधि नहीं है मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने के लिए। बाकी फसल चक्र सही है, मिश्रित खेती करना चाहिए आपको, एकाधिक फसल लेनी चाहिए, एक से अधिक फसल लेनी चाहिए। दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा सर आर्थर कॉटन। इसको फादर ऑफ इरिगेशन इन इंडिया बोल सकते हैं, या फादर ऑफ आपको पता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसका भी इसको फादर बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही काम इन्होंने किया और यही है जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बोला था। तो यहाँ पे डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि भाई कॉटन जो है ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे, जिन्होंने पूरे ब्रिटिश भारत में सिंचाई और नेविगेशन से नहर के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें दक्षिण भारत में सिंचाई कार्य का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में पानी की खपत का हिस्सा अधिक है? सबसे ज़्यादा खपत होती है पानी की। राइट आंसर बताना है इसका कौन सा क्षेत्र है। वो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र है, जिसमें पानी की खपत सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा बर्बादी भी यहीं होती है, क्योंकि पता है सिंचाई की पद्धति हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की है। सबसे जो घटिया पद्धति है वो ये है कि जल भराव वाली, मतलब ये फसल उगी हुई है, अब यहाँ पे हमारे यहाँ के जो किसान होते हैं वो अवैज्ञानिक कृषि इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ट्यूबवेल है ये ट्यूबवेल यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये नाली सिस्टम बना देंगे तो पानी ऐसा जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा और ये जल भराव की समस्या होती है। इसमें अतिरिक्त पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो ये सबसे घटिया पद्धति है और इसी का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पानी की खपत ज़्यादा हो जाती है। आपको वैसे ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन जो कि आपको पता है इजराइल ने इसका इन्वेंशन किया हुआ ड्रिप है, बहुत सारी इरिगेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको यूज़ करना चाहिए और ये आपके टॉपिक का भी पार्ट है तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये किस किस में है? तो ये हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तीनों में भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। सतलज नदी पे हो जाएगी ये। और डिटेल में देखना चाहते हो तो 58 नंबर का क्वेश्चन डिटेल में देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट तो आपको पता चली गया है, ठीक है, संयुक्त है। फिर उसका ये कि सतलज का पानी का यूज़ किया जाता है यहाँ पर, और नदी का पानी तो आपको पता बहुत सारे पर्पज़ से यूज़ किया जाएगा, ठीक है, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, पेयजल के लिए, बहुत सारी चीज़ हो जाएगी। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? 59 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? नागार्जुन सागर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो कहीं पर ले जा करके। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, लेकिन इसको याद रखने का तरीका ढूंढ लो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल्पोंग परियोजना है और बहुत पूछी जाती है। अब आप लोग तरीका ढूंढ लो। कल ही मैंने अंडे खाए, इस टाइप से याद रख लो। कल से कल्पोंग से कल हो जाएगा और अंडे से हो जाएगा अंडे, ऐसा कुछ भी याद रखना पड़ेगा आप अपने को, ठीक है। भारत में कृषि को माना जाता है, कृषि को क्या माना जाता है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आजीविका के एक साधन है और बृहद जनसंख्या इसके ऊपर निर्भर है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति नई कृषि रणनीति के अनुकूल परिणाम थी, जिसे 20वीं शताब्दी में खालिस्तान दशक के दौरान पेश किया गया था। 62 बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 के दशक की बात करी जाए और इसमें इसके दौरान पेश की गई थी 1967 से 68। आपको इसको एग्जैक्ट ईयर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे था भाई? कौन सी फसल से था? तो सबसे ज़्यादा इसका गेहूँ से संबंध था, उसके सेकंड पे धान आ जाएगी। नकदी फसल में शामिल नहीं है। नकदी फसल तुरंत पैसा मतलब काटो बेचो और पैसा पाओ वाली कौन सी फसल नहीं है पूछा गया। 64 राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई गेहूँ। ये नकदी फसल में नहीं आती। गन्ना, जूट और कपास तुरंत पैसा मिलता है, इसको काट के दे दो तो। भारत की मुख्य खाद्य फसल है भाई, मुख्य खाद्य फसल कौन सी? 65 आपको सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना चावल, ठीक, मुख्य खाद्य फसल। निम्नलिखित में से भारत में लोहा अयस्क किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है पूछा गया। 66 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा धारवाड़ में लोहा अयस्क पाया जाएगा। इसको याद रखने का तरीका है LD,
एल से लोहा और डी से धारवाड़। ठीक है, अब ये सब चीज़ आपको बता रहा है तो आप लोग को लाइक तो करना ही पड़ेगा और वीडियो को शेयर कीजिए। आप हो गया प्रॉपर तरीके से, आप लोग सपोर्ट नहीं कब करते हो, सीमित मात्रा में लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना। बॉक्साइट एक अयस्क का पूछा गया है तो किसका अयस्क का 67 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम का है, ये तो इजी क्वेश्चन है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा की माइन पूछे जा रही है, 68 राइट आंसर इसका हो जाएगा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और 68 नंबर का क्वेश्चन का डिटेल में अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लीजिए कि भाई कोडरमा एक झारखंड में स्थित है और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा क्वार्ट्ज, एस्बेस्टस, ब्लू स्टोन आदि के लिए प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा मकराना में। तो मकराना है राजस्थान में, सबसे बेस्ट अगर कोई संगमरमर मिलता है तो मकराना। संगमरमर का आपने काम भी करवाया हुआ है जिसने घर में, तो आपको पता है कि संगमरमर हो जाता है, मकराना का यूज़ करते हैं, है ना। और आपको जो आप किचन का प्लेटफॉर्म बनवाते हो कि नहीं, किचन लड़कियों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि किचन पे तो काम वही करती है, लेकिन घर बनवाने का काम तो पड़ोसी करते हैं तो उसको ज़्यादा पता होगा। तो ये जो स्टैंड बनते हैं ये कड़प्पा पत्थर यूज़ किया जाता है, कुड़प्पा। ठीक है, तो ये कुड़प्पा पत्थर भी राजस्थान से ही आता है। नेक्स्ट है कि तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है स्थित है, 70 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका जो है तालचेर कहाँ पर है भाई, ओडिशा में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसके बारे में पता होना चाहिए और डिटेल में अगर इसकी जानकारी मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं मिल रही तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अपन ने ऑलरेडी जियोग्राफी कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तालचेर जो क्षेत्र है ओडिशा में, ओडिशा के अंगुल क्षेत्र में कोयला प्रधान क्षेत्र है ये। ठीक है, और यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड कार्य करती है। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि नौगाम तेल क्षेत्र स्थित है, 71 राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में स्थित है नौगाम। ठीक है, नाम नहीं सुना होगा आपने। तो यहाँ पर जो गुजराती लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा उसको अवेयर रहते हैं जो लोग, नौगाम किस टाइप का नाम हो सकता है, तो वो लोग लगाते हैं इसमें, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इस टाइप के नाम नहीं मिलते हैं। तुक्का मारने का बता रहा हूँ मैं आपको तरीका। महाराष्ट्र में भी मराठी टोन वाले ही नंबर होते हैं, मतलब नेम होते हैं। असम में इस टाइप का नाम आपको जनरली मिलेगा नहीं। तो नौगाम आपको पता है ये हो जाएगा गुजरात से। अब नौगाम और मालेगाम में फिर आप उस टाइप से अगर ज़्यादा सोचेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है, 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर इसको हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण से। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, रामागुंडम इस टाइप के नाम होते हैं दक्षिण में। ठीक है, तो आपको पता है तमिल तेलुगु मलयालम इस टाइप के नाम होंगे, तो ये 73 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना में रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था, परमाणु ऊर्जा स्टेशन वो भी फर्स्ट, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई सी तारापुर में, तारापुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में देख लो, 74 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के कौन से जिले में, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा वो, ठाणे में। ठीक है, ठाणे के पास बोईसर में स्थित है। भारत का पहला 1969 में इसकी वाणिज्यिक परिचालन मतलब शुरू हुआ। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत में सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादक क्षेत्र है, ज्वारीय ऊर्जा से मतलब सबसे ज़्यादा बिजली उत्पन्न की जा सकती है इससे, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा खंबात की खाड़ी, जो कि गुजरात साइड का एरिया है। ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत कौन सा है, ऊर्जा का 76 नंबर का क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा पेट्रोलियम अनवीनीकरणीय स्रोत है, मतलब कि परंपरागत स्रोत है ये, और ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत होते हैं कि भाई रिन्यूएबल है, मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं होने हैं। पवन ऊर्जा आपको पता है हमेशा पवन चलेगी, पवन जिस दिन ख़त्म हो गई तो हम कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इसी से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। सौर ऊर्जा भी आप ख़त्म हो गई तो फिर हम पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। बायोगैस, फिर आपको पता है कि बायोगैस तो प्राकृतिक हो जाएगी, जानवरों से, पेड़ पौधों पत्तियों से मिलेगी आपको। ठीक है, तो वो भी ख़त्म नहीं होना, पेड़ पौधे जानवर भी ख़त्म हो गए तो कोई भी स्पीसीज़ अगर ख़त्म होती है तो उसका इम्पैक्ट अपने इकोसिस्टम पर पड़ता है। भारत का पिट्सबर्ग है, भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है, शहर का नाम बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जमशेदपुर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में देख लो, 77 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे बस इतने लिखा है कि भाई लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत का एक प्राचीन उद्योग है, 78 नंबर का क्वेश्चन बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सूती कपड़े के लिए भारत का प्राचीन उद्योग है सूती कपड़ा। कांडला बंदर का स्थित है भाई कहाँ पर, यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लो। 79 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला, जो कि गुजरात का ही भाग है, प्राइवेट बंदरगाह भी है। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे राज्य देख लो और बताना है आपको। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करना पड़ेगा, अन्यथा आपको रटे हुए होंगे पूरे राज्य, तो फिर अच्छी बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड।
यहाँ से अब आंध्र प्रदेश तो हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश बहुत नॉर्थ हो जाएगा, और उड़ीसा और झारखंड में आप कन्फ्यूज़ कर जाते हैं वैसे, ठीक है, वो तो कन्फ्यूज़ किए भी गए होंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अनेक देश है, उनकी सीमा अपने राज्यों से लगती है, तो वो आपको देखना है। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को देखना है, तो इसका बता देंगे मेघालय इससे नहीं लगेगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ये जो पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग वाला एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी क्षेत्र है पूछा गया। 82 नंबर का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, MPPSC ऑलरेडी इसके ऊपर पूछ चुका है। सिंधु क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में ईंधन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ईंधन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर था? पुरुष और महिला की साक्षरता जो है उसमें डिफरेंस पूछा जा रहा है। 84 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 16.68%। तो भैया आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी साक्षरता है कितनी, क्योंकि आप लोग कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिला होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं पुरुष हूँ तो मेरी 82.14 है, और अब मैं महिला हूँ तो 60.46 है, तो इसको माइनस कर लो, तो इसका राइट आंसर होगा 16.68, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है, ठीक है। इस टाइप से आपको अंडरलाइन करके ही पढ़ना है क्वेश्चन को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कृषि पद्धतियाँ, इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है, वो भी भारत में पूछा है। बालकों का लिंगानुपात पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, अगर जल्दीबाजी में पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। 919 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य? सबसे कम आबादी, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम में, ठीक है। करोड़ में नहीं है, लाखों में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी कौन सा है पूछा गया। 88 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज किया गया? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा, ठीक है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो यहाँ पर राइट आंसर हरियाणा होगा। जनसंख्या भूगोल खालिस्तान की एक शाखा है, किसकी एक शाखा है? राइट आंसर मानव भूगोल की एक शाखा है जनसंख्या भूगोल। नंदा देवी शिखर किसका भाग है भाई? नंदा देवी अभी सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे उसमें इसका राइट आंसर छुपा था, ठीक है। आपको इसका राइट आंसर पता, वहीं से आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है वहाँ पे अपन ने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल हो जाएगा। तो गढ़वाल कहाँ पर है? आपको उत्तराखंड में, और ये आप ऑलरेडी आप नंदा देवी शिखर में पढ़ चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही बताना है कि कौन सी फसल को बेच के तुरंत पैसा नहीं मिलेगा भैया। तो फसल बेचने तो हम कभी गए नहीं सर, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर ज्वार समझ लो, ज्वार, जूट, मूंगफली और इंस्टेंट गन्ना। तो पाठ क्षेत्र है, पाठ क्षेत्र कौन सा है? 93 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका अपना झारखंड हो जाएगा पाठ क्षेत्र। इसके बारे में डिटेल में आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। 93 यहाँ पे पाठ क्षेत्र छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। इस क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी चोटियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकतम भाग और झारखंड में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आपकी 94 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? मतलब 7 सिस्टर के बारे में बात की जा रही है। 7 सिस्टर में कौन सा नहीं आता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल नहीं आएगा, क्योंकि वो है भी नहीं 7 सिस्टर में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक शहर स्थित है कहाँ पर? ये तो इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को पता है, कोलकाता में। भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश के नाम से भी जाना जाता है, का दक्षिण भारतीय मंदिर स्थित है कहाँ पर स्थित है? कौन सी हिल पर स्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलगिरी की रंगा पहाड़ियों पर स्थित है। और इसकी डिटेल अगर मिल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो कोई बात ही नहीं। 96 तो ये जो मंदिर है वो अपना कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक में ही ये पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? बिलगिरी रंगा पहाड़ियाँ, ठीक है। और इस मंदिर में रंगनाथ देवता संभवतः रंगनाथ का एकमात्र खड़ा रूप है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू, JNPT बोला जाता है इसको। अब JNPT मैंने बोल दिया तो बहुत लोग का सही हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट वहाँ पर माइंड में आया तो ठीक, नहीं तो नहीं। अब ये क्वेश्चन यहीं पर आपको डिस्कस किया तो आपको समझ में आया कि इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं। 97 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है भाई, ये भी क्वेश्चन जलमार्ग है ना, नेशनल हाईवे वर्धा होता उरी और लेह के बीच में। 98 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, मतलब हल्दिया से इलाहाबाद तक का जो नेशनल वाटरवेज है वो फर्स्ट हल्दिया से इलाहाबाद में। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन शुरू करने की योजना है। रेल मंत्रालय की किसके कौन से शहर में करने की
स्टार्टिंग है ये, तो ये हो जाएगा मुंबई और अहमदाबाद में स्टार्ट की जाएगी और इसमें जापान सहयोग कर रहा है। कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है अभी समझा दिया, तो फिर यहाँ पे गलती मत करना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं नवीकरणीय। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा कि ये सभी नवीकरणीय संसाधन ही हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपको पता है कि भाई इतनी गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो फ़ैन और कूलर और सब कुछ बंद करके रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वॉइस आएगा, नॉइज़ आएगा तो आप डिस्टर्ब होंगे। आप लोगों के लिए बहुत ख्याल रखा जाता है और तो आपको उस हिसाब से अपना वीडियो को लाइक और शेयर भी करना चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, करना ही चाहिए। आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो फिर क्या ही मतलब है काम करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love